नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे अभिनव डिजिटल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान को जाने सीरीज के अंतर्गत राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी 5। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी 5 को लेकर, और बहुत ही अच्छे परिणाम जैसे देखने को मिल रहे हैं इस सीरीज को। आज 5वां दिन है, बहुत अच्छे आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, और कल तो हद कर दिया आप लोगों ने। ज़बरदस्त कमेंट्स आप लोगों के थे, बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत खुशी हुई आप लोगों के इस एक्टिविटी को देखकर। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कल हमारी जो प्रतियोगिता सीरीज 4 थी उसके विजेता घोषित करने की। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने हमारी राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी 4 के जो विजेता हैं वो विजेता आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ साथियों, प्रश्नोत्तरी 4 के विजेता हैं रमेश चौधरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा रमेश चौधरी, आपको आपके प्रतियोगिता जीवन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर की कृपा से जल्द अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों का नाम रोशन करो आप, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। साथियों, आप भी इस प्रतियोगिता सीरीज को खेल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ इस समय लाइव हैं तो आप कम से कम इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब डालिए। साथियों, आज ध्यान रखना है, आज कम से कम जो कमेंट्स की संख्या है वो 1000 से क्रॉस हो जानी चाहिए, और धीरे धीरे अगले 5 दिन में इन कमेंट्स की संख्या को अपन 10,000 पर पहुंचाने वाले हैं। तो आप लोग जुट जाइए, लग जाइए, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और शुरू करते हैं हम लोग आज की राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी 5। जी हां, और आपकी प्रश्नोत्तरी 5 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के किन 2 जिला, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, समझना अच्छी तरीके से है, प्रयत्न करूंगा पूरा इसको डिटेल देने का। राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। पहले तो प्रश्न को समझो, किन 2 जिला मुख्यालयों का, आगे जिला मुख्यालयों के एक चित्र आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। किन 2 जिला मुख्यालयों की बात हो रही है, जिलों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। अक्षांश को आप लोग समझते होंगे, देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, बात करेंगे अभी आगे। अक्षांश मान समान है। देखो, किसी भी स्थिति को जानने के लिए, किसी जिले की स्थिति को अक्षांश और देशांतर का होना बेहद आवश्यक है। तो वैसे यहाँ पर अक्षांश का मान समान किन 2 जिलों का है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन है पाली सवाई माधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली और बाड़मेर। इस प्रश्न में थोड़ी सी आपकी हेल्प करेगा हमारा ये मैप। जी हाँ, अब आराम से समझिए आप लोग, ऑप्शनों को देखते चलिए और इस मैप को देखते चलिए आप। ये यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए दिया जा रहा है, परंतु ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ये मैप नहीं होगा। इसीलिए मैंने कल वाले वीडियो के अंतर्गत भी आपसे निवेदन किया था कि आपको राजस्थान का सारा मैप अंगुलियों पर याद होना चाहिए। किस जिले के नीचे कौन सा है, किसके बाएं कौन सा है, किसके दाएं कौन सा है, किसके नीचे से 2 छोड़कर कौन सा है, सारी स्थिति रट डालो फटाफट। यहाँ पर वापस प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न हमारा था कि 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। साथियों, जवाब दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, फटाफट जवाब शुरू कर दीजिए। आज जवाब की संख्या को 1000 बार पहुंचाना है। कल 500 के लगभग आप लोगों के जवाब थे, आज इस जवाबों को 1000 क्रॉस करना है। फटाफट जवाब दो सभी, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हां, पाली और बाड़मेर। मेरा कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का यह हुआ कि पाली और बाड़मेर का जो जिला मुख्यालय है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन से अक्षांश पर है? एक ही अक्षांश पर। मैप में समझते हैं, देखो इसको, ध्यान लगाना। देखो, ये पूरा बाड़मेर का जिला है और बाड़मेर मुख्यालय को देखो पॉइंट से इंगित कर रखा है यहाँ पर, ये बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर का मुख्यालय। और पाली ये जिला रहा पूरा का पूरा, और पाली मुख्यालय देखो ये रहा। साथियों, अगर मैं बात करूं आपके इस बाड़मेर की मुख्यालय की और पाली मुख्यालय की, तो दोनों को देखो आप लोग लगभग एक लाइन पर स्थित है। देखना आप लोग,
लगभग एक अक्षांश पर स्थित है, एक ही, लगभग नहीं फिक्स है, एक ही अक्षांश पर दोनों स्थित है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। अक्षांशों पर स्थित जितने भी लगभग समानांतर जो जिले हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है तो 2 शहरों का नाम या 2 आप लोगों के राज्यों का नाम आप लोगों को जरूर याद रखने, इस प्रकार के प्रश्नों को कवर करते हुए चलना है। चलो हमारी बात यहाँ पर आई अक्षांश। तो हम लोग ये अक्षांश से जानते कैसे हैं, क्या चीज़ का पता लगा पाते हैं अक्षांश से, समझते हैं हम लोग हमारी इस अगली स्लाइड में। साथियों एक्चुअली होता क्या है, अक्षांश और देशांतर का महत्व क्या है हमारी दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, इस बात को समझना आप लोग अगली हमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 2 चीज़ें होती है। अगर मैं अपनी पृथ्वी की बात करूं तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है पृथ्वी के, एक होती है अक्षांश और एक होता है देशांतर। जी हाँ, एक अक्षांश रेखाएं होती है और एक देशांतर रेखाएं होती है जो कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खिंची हुई मानी जा रही है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान रखना, अक्षांश हो या देशांतर हो। पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि आखिर होती क्या है अक्षांश और देशांतर। तो मैं सबसे पहले अक्षांश की बात करूं बेटा, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं। अक्षांश जो रेखाएं हैं पूरा ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आपका इसी प्रश्न के साथ में। अक्षांश से संबंधित, देशांतर संबंधित पूरे प्रश्न यहां पर शॉर्ट आउट कराने वाला हूं। इस एक प्रश्न की बदौलत ये सारा टॉपिक कंप्लीट होगा आप लोगों का। अक्षांश को ध्यान से समझना, अगर आज तक नहीं समझ पाए हो तो आज इस वीडियो में समझ जानी चाहिए। अक्षांश का तात्पर्य है पृथ्वी की सतह के समानांतर। जी हां, ये पृथ्वी की सतह के इस प्रकार से समानांतर, पृथ्वी की सतह के समानांतर आडी काल्पनिक रेखाएं। इस प्रकार से जो आडी काल्पनिक रेखाएं बनी होती है, पृथ्वी पर खिंची हुई होती है, ये रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ध्यान रखना, ये वृत्त के रूप में खिंची हुई होती है पृथ्वी के, मतलब चारों तरफ पृथ्वी का जो गोल है, पृथ्वी गोल है, अपने गेंद के समान है, नारंगी के समान है, तो उसके चारों तरफ ये क्या रहती है, रेखाएं खिंची हुई रहती है। इस प्रकार से ये रेखाएं खिंची हुई रहती है। तो साथियों सबसे पहले तो बात है इसकी परिभाषा की। तो अक्षांश जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं में अपन ने बात समझी कि साहब ये पृथ्वी के कैसी होती है, जो समानांतर होती है, सतह के समानांतर आडी रेखाएं होती है। अब बात को ध्यान से समझना, एक प्रश्न आता है, एक बात आती है कि अक्षांश का आखिर उपयोग क्या है दैनिक जीवन में, अक्षांश क्या काम करती है भूगोल में। तो साथियों इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी जिले या शहर या स्थान की इस स्थिति के बारे में जानकारी आपको लगानी है, पता लगाना है, तो वहां पर सहायता करेगी आपके अक्षांश रेखाएं। अर्थात इसका उपयोग काय में है, स्थिति, किसी स्थान की क्या बताती है, ये स्थिति बताती है। ध्यान से समझते चलना, अक्षांश रेखाएं मतलब पृथ्वी के सतह के समानांतर, अक्षांश का मतलब ये किसी जगह या स्थान विशेष की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न और बनता है इस अक्षांश को लेकर। साथियों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश या कुल अक्षांशों की संख्या, पहली बात तो अक्षांशों की संख्या करता हूं मैं, कुल अक्षांशों की संख्या। प्रश्न को ध्यान लगाना, यहां पर क्या पूछ रहा है, कुल अक्षांशों की संख्या पूछ रहा है। अगर आपसे कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाती है तो आप लोगों का जवाब होगा 181। जी हां, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है अपने यहां पर विश्व में, 181। परंतु अगर केवल आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे, प्रश्न है कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं आपसे अगर पूछी जाए तो वहां पर आंसर होगा आपका 179। कितना होगा, 179। अब क्यों होगा 179, एक बात मैं साथ में और बता दूं, अगर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश व्रत कितने बने हुए हैं, जी हां, अक्षांश व्रत, कुल अक्षांश व्रत, तो अक्षांश व्रत भी आपके कितने होंगे, 179। 179। जी हाँ,
अगर यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्थिति में रहते हैं बालक, इन दोनों चीज़ों को अंतर नहीं समझ पाते। मैं आपको अंतर बताता हूँ कि अक्षांश की संख्या 181 क्यों है और कुल अक्षांश रेखाएं अगर पूछ रहा है तो वो 179 ही क्यों है, ये दो कम क्यों है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। देखना, देखो इस चीज़ को आप लोग कहाँ से समझोगे, पहले तो मैं इस बात को बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा आप लोग, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पहले तो अपन अक्षांश को समझते हैं और इस बात का अंतर समझते हैं कि अक्षांश की संख्या क्या है और अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त क्या है। मैंने जैसे बात बताई थी कि अक्षांश का मतलब पृथ्वी के क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये जो रेखाएं दिख रही है आपको, और मैंने बताया था कि वृत्ताकार में होती है ये, तो ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अब ध्यान से समझते चलना, यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने बताई अक्षों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या या अक्षों की संख्या पूछे आपसे तो 181 बताइए आपने, तो ये 181 यहाँ से लेकर और नीचे का जो 0 पॉइंट है वहाँ तक की संख्या कितनी बताई, 181। परंतु ध्यान रखना, अगर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछ रहा है तो या फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है तो साथियों यहाँ पर एक तो ये जो ऊपर ऊपर का पॉइंट है और एक नीचे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर ना तो वृत्त बना हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई रेखा खींची हुई है, परंतु फिर भी ये ऊपर का कोना और नीचे का जो भाग है ये दोनों क्या कहलाते हैं, अक्षांश तो कहलाते हैं। ध्यान रखना, तो अक्षांश में तो इस पॉइंट की ये बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल 0 पॉइंट, ये शून्य से जो दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, मेरी बात को समझ पा रहे हो, यहां की बात कर रहा हूं, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां की, और ऐसा पॉइंट नीचे की तरफ जो यहां दिख रहा है आपको, इन दोनों पॉइंटों की बात करूं मैं, इसमें देखिए आप लोग, इन दोनों पॉइंटों की बात करूं तो यहाँ पर वृत्त नहीं खींचा हुआ है, रेखा नहीं खींची हुई है, परंतु अक्षांश माने जाते हैं, इसलिए अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 और अक्षांश रेखाओं या अक्षांश वृत्त की संख्या पूछे तो 179। समझ में आ गई क्या आप लोगों को ये कहानी सारी की सारी? आगे वापस आ जाओ आप लोग, एक बार फिर से आएंगे इधर की ओर, जब देशांतर को देखेंगे पहले अक्षांश को पूरा समझो। अगर अक्षांश के बारे में और आपसे पूछा जाए, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अक्षांश का मतलब क्या हुआ, वे रेखाएं जो पृथ्वी के सतह के समानांतर है। फिर अक्षांश का मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि ये क्या बताता है, हमें स्थिति के बारे में बताता है। फिर अक्षांश की बात की मैंने, कुल अक्षांशों की संख्या 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, मैंने बताया कि गोले खिंचे हुए रहते हैं, ये पृथ्वी के गोले खिंचे हुए रहते हैं। इन गोलों में अगर बात पूछी जाए तो दो गोले या दो जो अक्षांश है इनके बीच की ये दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी है दो अक्षांश वृत्तों के बीच में या दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो दूरी है ना, ये दूरी मानी जाती है 111 किलोमीटर। बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, ध्यान रखना, दो अक्षांश वृत्तों के या दो अक्षांश रेखाओं के या दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वो दूरी कितनी मानी जाती है, 111। और ये 111 फिक्स है, चाहे आप उत्तर की तरफ चले जाइए चाहे आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, ये हर जगह आपको समान दूरी मिलेगी, 111 किलोमीटर प्रति अक्षांश के मध्य दूरी है। ये थी हमारी बात अक्षांश की। साथियों अब बात आती है हमारी, थोड़ी सी कर लेते हैं देशांतर के बारे में। जी हाँ, देशांतर काफ़ी लोगों को ये पॉइंट आज तक ऐसा है जो अब तक भी समझ नहीं आ पाया होगा, क्योंकि ये बड़ा जटिल टॉपिक है समझने की दृष्टि से। तो मुझे विश्वास है कि आज की इस कक्षा के बाद में कभी आपको जीवन में अक्षांश और देशांतर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं फैक्ट्स भी आपको रटवा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ आप लोगों को साथ में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ूँ मैं, देशांतर की। तो देशांतर का मतलब क्या है, देखो अर्थ समझिए पहले तो। साथियों मैंने बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये और ये उत्तरी आपका अक्ष और ये दक्षिणी अक्ष, ठीक है, ध्यान देना, या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। साथियों वे रेखाएं, वे लंबवत रेखाएं, लंबवत का मतलब खड़ी हुई, वे लंबवत रेखाएं जो इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दे। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला दे, वे लंबवत रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिला दे, वे क्या कहलाती है, अपनी देशांतर रेखाएं। मैं जो बोल पा रहा हूँ लिख कम पाऊंगा, मैं जो बोल पा रहा हूँ उसको भी आप लिखते चले, परिभाषाओं को लिखते चले, कॉन्सेप्ट को लिखते चले। ये आरएस मुख्य परीक्षा लेवल तक के प्रश्न हैं। देशांतर के बारे में पूछ सकता है आपसे, 15 शब्दों में पूछ सकता है वो, तो आप लोग इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते चलिएगा कि किस तरीके से क्या 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है अक्षांश और देशांतर को।
आलस मुख्य परीक्षा में मैं बात करूं तो 50 जो शब्द का प्रश्न होता है वो 5 अंक का होता है, और आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि 5 अंक में से 4 अंक की स्थिति तो आपकी डेफिनेट होनी चाहिए। इतना अच्छा और सटीक शब्दावली में आपको जवाब देना है। 15 शब्दों का जो जवाब होता है वहां पर आप लोगों को 100% नंबर मिलते हैं। 2 में से 2 लेने का प्रयत्न करो। 15 शब्द होते हैं, 2 नंबर बड़ा शानदार होता है, यहां पर भी रिकॉर्ड आप लोगों का बनाना। तो साथियों मैं बात कर रहा हूं, समझते चलना। देशांतर की परिभाषा आपने लिख ली होगी कि वे लंबवत रेखाएं या वे लंबवत काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है वे कहलाती है देशांतर रेखाएं। अब प्रश्न हमारा बनता है सबसे पहले कि देशांतर काम क्या करती है, क्या उपयोग है इनका। तो साथियों ये किसी स्थान विशेष की या जगह विशेष पर क्या गणना करती है, समय, अर्थात किस जगह पर कितना बज रहा होगा एज इट इज टाइम, ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, देशांतर रेखाओं के द्वारा। तो अक्षांश पूछे तो क्या बताती है, अक्षांश क्या बताती है आपको, स्थिति बताती है, और देशांतर क्या बताती है आपको, समय बताती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, देशांतर समय, अक्षांश स्थान विशेष को बताती है। दूसरी बात, फिर प्रश्न आता है हमारे सामने, देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अक्षांश से भी इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। पहली बात, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुल एक ही प्रकार का प्रश्न बनेगा, यहां पर 3 प्रश्न नहीं बनेंगे आपके। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, और आप लोगों से ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है तो वहां पर आप लोगों का जो जवाब होगा वो होगा 360। 360 क्या है, हमारी पृथ्वी पर कुल काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपसे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो भी 360, कुल देशांतर व्रत पूछे तो भी आप लोगों के सामने जवाब 360, या फिर कुल देशांतर पूछे आप लोगों से तो भी जवाब होगा 360। जबकि वहाँ पर तीनों जवाब आपके अलग अलग थे, यहाँ पर तीनों जवाब आपके सेम है। आगे बढ़ता हूँ साथियों में, ये क्यों है सेम ये भी मैं बताता हूँ आगे की चित्र की स्लाइड में। अब मैं एक प्रश्न जो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न बताया था आप लोगों को अक्षांश को लेकर के, अक्षांश 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है, जबकि देशांतर, जबकि ये आपकी पृथ्वी और इस पृथ्वी के ये अक्ष बना दिए मैंने, और यहाँ पर 2 मैंने देशांतर खींच दिए। अब ध्यान से सुनना साथियों, यहां पर एक बात का ध्यान रखना, अगर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पूछे आपसे, किन के मध्य, 2 देशांतरों के मध्य दूरी, देशांतर या देशांतरों के मध्य दूरी, साथियों अगर दूरी पूछे आपसे तो यहां पर दूरी के 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछेगा विषुवत रेखा पर, जी हाँ आपसे विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल बीचों बीच में ये अक्षांश रेखा होती है। ध्यान रखना, ये जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानी जाती है, ये कौन सी, भूमध्य रेखा या आपकी विषुवत रेखा। तो साथियों अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर आप लोगों से देशांतरों की दूरी पूछे तो यहाँ पर जो दूरी होगी ना, वो देशांतर की दूरी होगी 111.3 किलोमीटर। कितनी होगी, 111.3 किलोमीटर। परंतु अगर आपसे ध्रुवों पर, ये ध्रुव रहा दक्षिणी और ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव, अगर आपसे ध्रुवों पर दूरी पूछे, कहाँ पर दूरी पूछेगा, ध्रुवों पर, और यहाँ पर दूरी कहाँ पर थी आपकी भूमध्य रेखा पर, है ना, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर दूरी 111.3। अगर ध्रुवों पर दूरी पूछता है तो ध्यान रखना, नोट कर लेना, ध्रुवों पर दूरी होती है 0 किलोमीटर। जी हाँ, क्योंकि यहां पर ध्रुव का तात्पर्य कि एकदम एक 0 पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं सारे, तो इनकी दूरियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे के चित्र में मैं और समझा देता हूं आपको इस बात को। एक प्रश्न और ध्यान रखना, अगर ये 45 डिग्री पर पूछ ले आपसे, जी हाँ 45, ये लगभग ये स्थान आपका लगभग 45 डिग्री पर होगा, ऊपर की बात करो तो लगभग यहाँ पर, अगर 45 डिग्री पर आपसे दूरी पूछे,
45 डिग्री पर दूरी पूछे तो वहां पर आपका जवाब होगा 79 किलोमीटर प्रति देशांतर के मध्य अंतर होता है। ये बहुत ही प्यारा आंकड़ा था आप लोगों के सामने, जो आप लोगों का बिल्कुल मुझे लगता है कि इस अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को समझाने में सहायता प्रदान करेगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं देशांतर को, पहले अक्षांश को मैं रिपीट कर देता हूं। अक्षांश का मतलब होता है पृथ्वी की सतह के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो इस पृथ्वी पर स्थित है किसी स्थान विशेष की क्या दर्शाती है, हमें स्थिति दर्शाती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी बताई मैंने 111 किलोमीटर, जो कि हमेशा सभी देशांतरों के मध्य क्या रहती है, समान रहती है। इसके बाद मैंने बात की कि अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी बताई मैंने, भूमध्य या विषुवत रेखा। फिर मैंने बात की कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी थी, फटाफट बताओ। कुल अक्षांशों की संख्या 181, जवाब दो फटाफट। अच्छा, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी बताई और कुल अक्षांश वृत्त कितने बताए, तो रेखा और वृत्त कितने बताए मैंने, 179, दो कम है। यहां पर अगर देशांतर की बात करूं तो देशांतर का मतलब हुआ उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, अर्थात वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने का काम करती है, वे क्या कहलाती है, आपकी देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की बात करूं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे या दो देशांतर देशांतर वृत्तों की संख्या पूछे या देशांतरों की संख्या पूछे तो जवाब होगा 360। फिर प्रश्न बनता था हमारा कि देशांतर क्या काम करता है, समय बताता है हमें स्थान विशेष का। दो देशांतरों रेखाओं के मध्य की दूरी अगर पूछे आप लोगों से तो तीन प्रकार से दूरी पूछ सकता है। एक तो भूमध्य रेखा पर दूरी पूछेगा, एक 0 डिग्री पर दूरी पूछेगा या जो ध्रुवों पर दूरी पूछेगा, और एक आपसे दूरी पूछेगा 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर आपका 79, ध्रुवों पर आपका 0 और भूमध्य रेखा पर आपका 11.3 किलोमीटर। देखिएगा ये थे आपके, ये ध्रुव है देखो, तो यहाँ पर दूरी का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। ये आपका लगभग 45 डिग्री है, यहाँ पर ज़्यादा है। ये आपका लगभग जो भूमध्य रेखा थी आपकी, तो यहाँ पर ये ग्रीनविच रेखा आपकी जिससे समय की गणना की जाती है। ये आपकी भूमध्य रेखा है जो कि लगभग दो भागों में यहाँ से डिवाइड करती है। ये रही आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी कौन सी, ग्रीनविच रेखा। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा हो गया इसमें, बहुत ज़्यादा हो गया, पर आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, जीवन में दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में, जी हाँ, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ये जो रेतीले प्रदेश उनमें बनते हैं बालू का स्तूप, तो इनमें कौन सा प्रकार नहीं है थार के मरुस्थल में बनने वाले बालू का स्तूप का, पैराबोलिक, तारा, बरखान या घोराउंड। फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहां पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा घोराउंड। जी हाँ, क्योंकि तारा, पैराबोलिक और बरखान ये सभी थार के मरुस्थल में बनने वाले क्या होते हैं, बालू का स्तूप। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि सभी आखिर बालू का स्तूप होते क्या हैं। तो एक बात को समझना, बालू का स्तूप की अगर मैं बात करूं तो साथियों बालू का स्तूप से तात्पर्य सीधा सा आता है कि रेतीले प्रदेश जो होते हैं, रेतीलों का मतलब जो मरु प्रदेश आप लोगों के, वहां पर वायु द्वारा जो आपकी बालू या रेत होती है उसको निक्षेप से निर्मित, उसके निक्षेप से जो टीला बनता है या टीबा बनता है, उस टीबे को हम लोग बोलते हैं बालू का स्तूप। लैंग्वेज में लिखना आप लोग, बालू का रेतीले या मरु प्रदेशों में वायु द्वारा, जी हाँ, रेतीले या मरु प्रदेशों में वायु द्वारा बालू का रेत के निक्षेप से निर्मित टीला या टीबा क्या कहलाता है, बालू का स्तूप कहलाता है। और ये बहुत सारे आकार के होते हैं। अच्छा, एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बालू का स्तूप, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये बालू का स्तूप है, ये मरु प्रदेश में इस तरीके के स्तूप बन जाते हैं। वहां पर स्तूप का मतलब टीबा बन जाता है, टीला टाइप का बन जाता है। अच्छा, ये अस्थायी होते हैं, एक बात का और ध्यान रखना है, जो स्तूप होते हैं स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अरावली के जो पर्वत हैं या टीबे हैं वो स्थायी है, जबकि यहाँ पर मरु क्षेत्र में बनने वाले बालू का स्तूप कैसी है, अस्थायी है। और ये जो टीले हैं ये जिस दिशा से बनते हैं ना, वायु का वेग जिधर से होता है ना, उधर से लंबाकार होते हैं। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से लंबा और आधा कटा हुआ होता है लगभग इधर से, जबकि इधर की जो विपरीत दिशा होती है वहाँ से ढलान आकार में ये स्तूप होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में, प्रश्न को पढ़िए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले
सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? प्यारा प्रश्न। हाल ही में हमारी जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर ये प्रश्न आप लोगों का लेटेस्ट प्रश्न है। राजस्थान इकोनॉमी का और करंट इकोनॉमी का बड़ा ही लेटेस्ट प्रश्न है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले, बहुत दिमाग लगाना आप लोगों को, जिसका रटा हुआ आंकड़ा है वो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, उसके साथ पूरा जिसका पड़ा हुआ है उसका प्रश्न सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? उदयपुर 12, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। जवाब दो फटाफट कमेंट में। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो 2019 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, उदयपुर और 12। अब काफ़ी लोग टेंशन में आ गए होंगे, सर गलत बता रहे हो आप। अरे यहाँ पर बेटा आपसे जो ऑप्शन पूछ रहा है उसके आधार पर जवाब देना, इसलिए मैंने कहा कि रटने वाले बालकों के साथ में एग्जाम में बहुत दिक्कतें आती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, देखो ऑप्शनों के अनुसार काम करो आप लोग। आप ये मत देखो कि सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर है, उसका क्रम मत देखो। यहाँ पर देखो कि उन क्रम में से यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पर क्रम में क्या दिया है उसने, केवल उदयपुर 12 दिया है। मैं अगर 2019 की रिपोर्ट की बात करूँ तो 2019 में जो हमारे सामने वन रिपोर्ट आई है ये 16वीं रिपोर्ट है। जी हाँ, 16वीं वन रिपोर्ट है। इससे पहले 15वीं जो रिपोर्ट थी वो 2 साल पहले आई थी 2017 में। 15वीं जो रिपोर्ट थी वो आई थी 2017 में, और 17 के बाद में अब ये 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई है। तो इस 16वीं रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस 16वीं रिपोर्ट के अनुसार जो पहले स्थान पर है वनों में, सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्र है वो आपका उदयपुर है। सेकंड जो पोजीशन पर है वो आपका अलवर है। थर्ड पोजीशन पर प्रतापगढ़ है और फोर्थ पोजीशन पर 12 है। अब साथियों यहाँ पर देखो, ध्यान देने लायक बात है, मैंने कहा था ना रटना नहीं है। यहाँ पर इसने 2 बीच के उड़ा दिए और सीधा 12 पूछ लिया। अपन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्रम को ध्यान रख लेते हैं। मैंने एक बार आप लोगों को क्लास में भी बताया था ये बात कि अपने को कम से कम किसी भी ऑप्शन के अगर वहाँ पर 4-5 क्रमों के रूप में दे रखा है, जैसे अपना एक टॉपिक आएगा जनगणना का, उस जनगणना के टॉपिक में भी सर्वाधिक सबसे कम से कम आपको 4 से 5 याद रखने हैं। 4 तो याद रखने ही रखने हैं कम से कम, ठीक है। तो वहाँ पर अपना प्रश्न फिर जाकर ठीक हो पाता है। अगर 4 याद नहीं होते तो यहाँ पर ये प्रश्न अमूमन गलत होता हमारा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा उदयपुर। साथियों अगर मैं वन रिपोर्ट की और एक बात करूँ तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है, ध्यान रखना इस बात का, सर्वाधिक वन तो कहाँ पर आपके उदयपुर में, जैसे अभी हमने रिपोर्ट देखी। और न्यूनतम जो वन है वो न्यूनतम वन कहाँ पर आपके चूरू में। परंतु एक प्रश्न, ये तो हो गया सामान्य सरल प्रश्न, अगर प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान की या राजस्थान में हाल ही 2019 की 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वनों का न्यूनतम क्षेत्र या न्यूनतम प्रतिशत, वनों का न्यूनतम प्रतिशत किस जिले में है, तो न्यूनतम प्रतिशत बताओ मुझे। न्यूनतम प्रतिशत तो समझ पा रहे हो आप लोग, एक तो हो गया न्यूनतम तो हो गया चूरू में, सबसे कम वन यहाँ पर है। परंतु न्यूनतम प्रतिशत में अगर पूछे तो प्रतिशत का मतलब है उस जिले के क्षेत्रफल के अनुपात में वहाँ के वनों का जो टोटल क्षेत्र है उससे निकलता हमारा उस जगह का प्रतिशत। जी हाँ, तो न्यूनतम प्रतिशत अगर आपसे पूछते हैं, न्यूनतम प्रतिशत अगर पूछे तो वहाँ पर आप लोगों का जवाब होगा जोधपुर। जी हाँ, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ध्यान रखना। न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो जोधपुर, न्यूनतम पूछे तो चूरू। परंतु अगर सर्वाधिक वन पूछे या सर्वाधिक वनों का प्रतिशत पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा, उदयपुर होगा। ध्यान रखना, उदयपुर प्रतिशत की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से भी सर्वाधिक पर है, जबकि न्यूनतम में चूरू है और न्यूनतम प्रतिशत में क्या है आपका जोधपुर है। ये थी रिपोर्ट आपकी वन रिपोर्ट, जो 16वीं वन रिपोर्ट थी 2019। आप लोग पूरी पढ़िएगा इस रिपोर्ट को, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आंकड़े आप लोगों के लिए दे रखे हैं। आरएस वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पूरी वन रिपोर्ट को याद करना चाहिए, क्योंकि ये वन रिपोर्ट अभी आप लोगों के 2021 तक चलने वाली है। हो सकता है 2021 या 22 तक हमारी नई वन रिपोर्ट घोषित हो या हमारे सामने उपस्थित हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तोल आंदोलन का संबंध। जी हाँ, काफ़ी समय हो गया, फटाफट चलते चलिए, हमारे पास समय की बाउंडेशन है, 1 घंटे की हमारी क्लास होगी। अगले प्रश्नों को थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं अपन लोग। तोल आंदोलन का संबंध, फटाफट जवाब देते चलो। तोल आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तोल आंदोलन
ये जो किसानों का शोषण था उसके अंतर्गत जो अपने तोल आंदोलन एक चलाया गया था किसानों के द्वारा, क्या था देखो। पहले तो संबंध बताऊं मुझे किस क्षेत्र से था। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? जवाब दीजिए फटाफट। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट वो होगा मारवाड़। जी हाँ, मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र में एक आंदोलन चला था जिसे हम लोगों ने तोल आंदोलन का नाम दिया था। सबसे पहले तो बात आ जाती है इस तोल आंदोलन के बारे में। तोल आंदोलन, अगर तोल आंदोलन के बारे में पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो बात आती है कि इस प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1920 में हुआ था। किसके नेतृत्व में यह तोल आंदोलन हुआ था, ध्यान रखना मारवाड़ सेवा संघ द्वारा। किसके द्वारा भाई? मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, ये वही मारवाड़ सेवा संघ है जो आगे जाकर क्या बन गया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा बन गया था। तो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा इस तोल आंदोलन को संचालित किया गया था। मारवाड़ मतलब जोधपुर में ये संचालित था। अच्छा, क्या मामला था कि इस तोल आंदोलन में? देखो, इस बात को लेकर अपन चर्चा करते हैं, विस्तृत बात अपन लोग क्लास में करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात आप लोग समझो। साथियों, तोल आंदोलन की बात करूँ तो ये आंदोलन क्या था, जो आपका मारवाड़ क्षेत्र या जोधपुर क्षेत्र था वहाँ पर पहले की अगर बात करूँ मैं 1920 से पहले, तो वहाँ पर 100 तोले में एक शेर होता था। जी हाँ, 100 तोलों में या 100 तोले में एक शेर होता था। परंतु वहाँ के महाराज ने आदेश दिया, और जो उस समय महाराज थे उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद ये जो 80 तोड़े होंगे, जी हाँ 20 तोड़े घटा दिए, 80 तोड़े होंगे उनमें एक शेर माना जाएगा। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर वजन कम देने लगे लोगों को। ये इस बात को समझना, तोल आंदोलन से समझ में आ जाएगी आपको कि लोगों को तोलने में वजन कम देकर बेचा जा रहा था। पैसे वो लिए जा रहे थे पर तोल कम दे। अरे 1 किलो, जैसे वर्तमान में ऐसे समझो इसको, वर्तमान में 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कल को मोदी जी आदेश दे दे कि आज रात 12 बजे से, जी हाँ आज रात 12 बजे से 800 ग्राम 1 किलो के बराबर माना जाएगा, तो तुम्हारा तो दिमाग खराब है। कल को आप लोग दुकान पे जाएंगे, बनिए ने अगर 800 बोले 1 किलो चीनी दे दे, वहां पर जाकर 800 ग्राम दे दी, तो तुम लोग तो भिड़ जाओगे उससे कि भैया ऐसे कैसे कर दिया। पहले तो हमारे 1000 ग्राम मिलती थी। तो यही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर थी। तोल आंदोलन मतलब वहाँ पर 100 तोले होते थे, तब एक शेर मानते थे। पहले शेर में ही गणना होती थी है ना वजनों की। तो अब साहब उन्होंने 80 तोले कर दिए, और महाराज ने जो ये आदेश दिया तो साहब सारी की सारी जनता आक्रोशित हो गई, और मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में 1920 में तोल आंदोलन चलाया। और इस तोल आंदोलन के सामने आखिर मारवाड़ के महाराज, जोधपुर के महाराज को झुकना पड़ा। प्रश्न पूछ सकता है एक और, जोधपुर के महाराज कौन थे तोल आंदोलन के समय? तो ध्यान रखना उस समय जो मारवाड़ के महाराज थे ना, तोल आंदोलन के समय यहाँ का जो शासक था, शासक का नाम जरूर याद रखना, उमेद सिंह जी। जी हाँ, उमेद सिंह, जिनके नाम पर ही उमेद भवन पैलेस बना हुआ है। जी हाँ, उमेद सिंह के काल में ये कौन सा आंदोलन संपन्न हुआ था? तोल आंदोलन। तो तोल आंदोलन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तोल आंदोलन कहाँ पर था? मारवाड़ में। किसने नेतृत्व किया था? मारवाड़ सेवा संघ ने। मारवाड़ सेवा संघ आगे जाकर क्या बन गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब हुआ था? 1920 में। कौन से शासक थे उस समय? उमेद सिंह थे। क्या मामला था? क्योंकि तोल कम दे रहे थे वो लोग, तोल की गणना कम कर दी गई थी। कितनी कम कर दी थी? बोले 20 तोले कम कर दिए थे एक शेर में। तो ये आपका था तोल आंदोलन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, निम्न में से रास्तापाल, जी हां रास्तापाल, भारत की स्वतंत्रता होने से जस्ट पहले घटित होने वाली, दिल को दहलाने देने वाली बड़ी खतरनाक घटना थी रास्तापाल की घटना। आप सभी लोग जानते होंगे रास्तापाल के बारे में। कहाँ पर है रास्तापाल, ये भी आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रास्तापाल की घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। कौन सी इनमें से शख्सियत थी जो रास्तापाल की घटना से प्रभावित हुई थी? प्रत्यक्ष संबंध किसका था? किशोरी देवी, रमा देवी, कालीबाई, अंजनाबाई? इसका जवाब मुझे सबका चाहिए 100%। बहुत सरल प्रश्न है, अच्छी तरीके से इसको मैं बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। पूरा बताइए मुझे जवाब, फटाफट जवाब। कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए इस प्रश्न पर। फटाफट जवाब दीजिए। रास्तापाल की घटना, रास्तापाल कहाँ पर था? जवाब दो, कमेंट करो फटाफट। पहले तो इसका कमेंट करो, इसका जवाब। तो रास्तापाल का जो संबंध था वो था कालीबाई से। जी हाँ, कालीबाई से। साथियों, अगर मैं बात करूं पहले तो इस रास्तापाल की घटना की, तो ये जो बात थी
ये उस समय की बात थी जब रियासत काल चल रहा था। हमारे यहाँ भारत में आज़ादी नहीं मिली थी, राजाओं का ही शासन था। उस समय राजा अपनी जो हेकड़ी में थे टोटली रूप से। साथियों, ये जो रास्तापाल, पहली बात तो जो रास्तापाल घटना थी, इस रास्तापाल घटना के बारे में काफ़ी बार तो प्रश्न पूछा हुआ कि रास्तापाल कहाँ पर था। तो रास्तापाल की घटना थी डूंगरपुर में। कहाँ पर थी? डूंगरपुर, रियासत का मामला था ये। साथियों, होता क्या है, डूंगरपुर के जो महाराज थे, जो महारावल थे, उन डूंगरपुर के महारावल के द्वारा उनकी जो रियासत थी उसमें आधुनिक शिक्षा को क्या कर रखा था? प्रतिबंधित। डूंगरपुर के महारावल ने आधुनिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा था कि हमारी रियासत में कोई भी मास्टर, आधुनिक शिक्षा का मतलब था कि जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति थी उस पर आधारित पढ़ाई नहीं करवाएगा, आधुनिक शिक्षा से बालकों को अवगत नहीं कराएगा। क्यों चाहता था ऐसा वो? क्योंकि महारावल ये नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति समझदार बने, पढ़ा लिखा बने और कल को हमारे जो भी कार्य है उनके ऊपर वो आंदोलन कर देगा, विद्रोह कर दे। तो इसलिए वो पढ़ा लिखाना चाहता ही नहीं था अपने रियासत के जो लोग थे उनको। कितने नालायक लोग थे देखो। तो साथियों, जो महारावल था उसने आदेश दिया कि आधुनिक शिक्षा पर बिल्कुल प्रतिबंध है। ऐसे समय में साहब क्या हुआ, जो आपकी रास्तापाल नामक जगह थी, यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नानाभाई खाट। जी हां, नानाभाई खाट, बहुत ही प्यारे आदमी। नानाभाई खाट ने क्या किया, उनको साफ सहन नहीं हुई ये बात। बोले यार ऐसे कैसे कर सकता है ये, जनता को कम से कम शिक्षा का अधिकार तो होना चाहिए, शिक्षा लेने का अधिकार तो होना चाहिए। वर्तमान में तो इसको जो अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, जो RT, राइट टू एजुकेशन का आप लोगों को अधिकार है। और साथ ही इतना ही नहीं, वर्तमान में तो ऐसा भी कर दिया कि गरीब तबके का जो बालक है वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा, सरकारी में ही नहीं, प्राइवेट में स्कूलों में भी पढ़ेगा। और साथियों, अब तो ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें RTE के माध्यम से रिजर्व रखी जाती है। अगर आपके पास में कोई प्राइवेट स्कूल है और अगर वो 25% का प्रावधान नहीं रख पा रहे तो वहां पर आप लोग उनका विरोध कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सजग रहने की आवश्यकता। आपके आसपास में कोई भी ऐसा गरीब तबके का बालक अगर मान लो सरकारी में नहीं पढ़ना चाह रहा है, पहली बात तो प्राइवेट ही सरकारी को दे, सरकारी में नहीं पढ़ पा रहा है, अगर वो उसकी इच्छा प्राइवेट में, तो वहां पर 25% सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती है। साथियों, यहां पर नानाभाई खाट ने क्या की, एक आधुनिक पाठशाला खोल दी साहब। जी हाँ, आधुनिक पाठशाला खोल दी और इस पाठशाला में एक शिक्षक लगा दिया। और शिक्षक का जो नाम था वो था जो आपका सेंगाभाई। जी हाँ, सेंगाभाई। शिक्षक कौन थे? सेंगाभाई। विद्यालय किसने खोला था? नानाभाई खाट ने। एक दिन की बात थी, सेंगाभाई और नानाभाई खाट दोनों के दोनों पाठशाला में बैठे हुए थे। पाठशाला में बैठे हुए थे तभी साहब जो आपकी मारवाड़ सॉरी आपकी जो डूंगरपुर रियासत है वहां के कुछ सैनिक आ गए। सैनिक आए तो सैनिकों ने कहा भाई ये बंद करिए पाठशाला के, ये क्या खोल रखा है तुम लोगों ने। तो साहब नानाभाई खाट अड़ गया उनसे, बोला ये कैसे बंद करवा सकते तुम, ये तो अधिकार है इनका। तो साथ ही उन्होंने इतना मारा, इतना पीटा, इतना मारा, इतना पीटा कि साहब नानाभाई खाट की वहीं पर ऑन स्पॉट विद्यालय या पाठशाला में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनकी तो मृत्यु हो गई। फिर साहब सेंगाभाई को कहा बंद कर, सेंगाभाई भी नहीं माना। उसकी मृत्यु के बाद में और ज़्यादा चढ़ गया, विरोध करने लगे उनका। सेंगाभाई का इन्होंने क्या किया, दोनों हाथ बांध दिए। दोनों हाथ बांध कर जिस गाड़ी में बैठ कर आए थे उस गाड़ी के रस्सी लगाकर और साहब घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। और उसी समय सेंगाभाई की एक शिष्या थी। जी हाँ, शिष्या का नाम था कालीबाई। कालीबाई अपने पास का जो भील कन्या थी, पास में खेत में वो जो अनाज काट रही थी, जो धान था उसको काट रही थी। साथियों, हाथ में उसकी दातली थी। जी हाँ, ये कृषि का औजार है दातली। उस दातली हाथ में थी। उसको पता लगा कि मेरे गुरुजी को घसीट कर ले जाया जा रहा है। कितनी कर्तव्य निष्ठा थी गुरुओं के प्रति। वो एक समय था, गुरुओं का कितना सम्मान था। साथियों, वहां पर कालीबाई ने आओ देखा न था और भागी दौड़ी जबरदस्त तरीके से और उस गाड़ी का पीछा किया। और पीछा करते समय जाते ही उसने तुरंत प्रभाव से जो रस्सा था उस रस्से को काट दिया। इस बात को जब सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने धुआंधार तरीके से गोलीबारी की और 2 गोली तो लगी सेंगाबाई के, 2-4 गोलियां लगी कालीबाई के। और उस समय ऑन स्पॉट कालीबाई और सेंगाबाई वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए। साथियों, ये जो घटना थी रास्तापाल की घटना, ये थी 19 जून की बात। कब की बात थी? 19 जून 1947। जी हाँ, 19 जून की ये बहुत ही निंदनीय घटना हमारे राजपूताना की भूमि पर देखने को मिली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख बोली है। जी हाँ, राजस्थान ने राजपूताना की प्रमुख बोली पूछ रहा है। प्राकृत, संस्कृत, मरु या अपभ्रंश? जवाब दो फटाफट। प्राकृत, संस्कृत, मरु या अपभ्रंश?
कमेंट बॉक्स में जवाब डालो फटाफट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों आप लोगों का वो होगा मरु। जी हाँ, मरु बोली। मरु बोली राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों के रूप में मानी जाती है और ऐसा ही सभी जो विद्वान हैं वो भी मानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रणकपुर के जैन मंदिर। जी हाँ साथियों, पहले तो मैं बात करूं, जो भी बालकों ने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव है मेरे साथ में, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जहां पर वीडियो देख रहे हैं आप, जहां पर वीडियो दिख पा रहा है आप लोगों को, उसके राइट हैंड की तरफ, जी हाँ राइट राइट राइट, देखो राइट, लेफ्ट नहीं राइट, राइट की तरफ एक लाल बटन दिख रहा होगा आप लोगों को सब्सक्राइब, उस पर ऑन करो, उस पर क्लिक करो, उंगली करो एक बार। जी हाँ, सब्सक्राइब हो गया। अब देखो इस लाल बटन के जस्ट पास में और राइट हैंड को एक घंटे का चिन्ह होगा, इसको बोलते हैं बेल आइकन। इस बेल आइकन को प्रेस करो आप। जी हाँ, दबाओ इस पर, ऊपर वाला देखो ऑल, ऑल करो इसको। जी हाँ, ऑल करने का मतलब हो गया कि अब आपके पास में इस वीडियो का जो भी अगली हमारी सीरीज होगी उसका नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपको प्राप्त हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है, आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे नीचे देखो लिंक लिखे हुए हैं, 3-4 चीजें दी हुई है, वहां पर आप लोगों के सामने एक शेयर का बटन भी दिया हुआ है, शेयर शेयर। जी हाँ, नीचे देखो, नीचे शेयर में जाने के बाद में आप लोग इसको शेयर के बटन को दबाओ। शेयर बटन दबाने के बाद में ये आपको ले जा रहा है, देखो अगले ऑप्शन खुल रहे हैं हमारे पास में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह वगैरह। आप लोग इसको अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सेंड कर दो, जितने भी आपके फेसबुक पर जो अकाउंट है वहाँ पर इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बालकों तक इस वीडियो को पहुँचा दो। अगले बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका परम कर्तव्य है जो मैं आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूँ, उसका आपको इतना सा तो करना होगा साथियों। जी हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर में कुल स्तंभों की संख्या है। रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात तो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है, कमेंट करो मुझे। कुल स्तंभों की संख्या पूछ रहा है रणकपुर के, जवाब दो फटाफट, कमेंट करो जवाब भी। 1440, 1442, 1444, 1446। साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 1444 स्तंभ। जी हाँ, 1444 स्तंभ का मतलब खंबे बने हुए हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर की। साथियों, ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर की बात करूं तो सबसे पहले तो ये भगवान जो आदिनाथ है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। आदिनाथ जी को हम लोग ऋषभ देव जी के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक नाम ऋषभ देव जी था। ऋषभ देव को क्या है, ये समर्पित है। ऋषभ देव जी को क्या है, ये समर्पित। ऋषभ देव जी को आदिनाथ जी के नाम से भी जानते थे, कालिया बाऊ जी भी कहते थे, काला जी भी कहते थे हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आपके जो देवता पढ़ेंगे उस समय हम लोग मंदिरों के जो अध्ययन करेंगे तब बात आएगी इन जो आपकी टॉपिक को किया ना। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, उस मंदिर को एक बात आती है कि पहली बात तो इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो निर्माण साथियों काफ़ी बार पूछा जाता है, धर्मनक शाह ने करवाया था, परंतु किसके काल में हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण हुआ था कुंभा के काल में। किसके काल में हुआ था? कुंभा के काल में इसका निर्माण हुआ था और धर्मनक शाह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। साथियों एक बात पूछ ली जाती है, ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर को रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको रणकपुर का चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और ये बात आप लोगों को पता है, चौमुखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दरवाजे इधर 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 और इधर चारों तरफ इसके मुख है, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और ये रणकपुर का जैन मंदिर वही है जो जैन धर्म के पवित्र विमान नलिनी गुल्म, जी हाँ नलिनी गुल्म के आकार का ये बनाया गया है धर्मनक शाह के द्वारा। जी हाँ, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में दरिया पंथ कितने याद कर रखे हैं आप लोगों ने, बताओ। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? जवाब दो, कमेंट करो। कामड़िया पंथ, फटाफट जवाब कमेंट करो। कामड़िया पंथ के पंथ कितने याद आप लोगों ने, कितने याद कर रखे हैं पंथ? बहुत पूछता है पंथों को भी, सारे पंथ। आज एक काम करना, होमवर्क देता हूं आप लोगों को, पंथ जितने भी सारों की एक लिस्ट बनाना और मुझे व्हाट्सअप करना कि साहब इतने इतने पंथ हमने याद कर रखे हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी होंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, 9928689897 9928689897 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे कि राजस्थान में कितने पंथ आपने याद कर रखे, कितने के पंथ हैं, इनके संस्थापक कौन है। ये मुझे आप एक कॉपी में लिख के, अच्छी सी डिजाइनिंग राइटिंग में लिख के और मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। जो सबसे बढ़िया मुझे लगेगा, सबसे ज़्यादा जिनके लगेंगे उसको मैं प्रकाशित करूँगा हमारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जी हाँ, आगे बात करता हूँ मैं दरिया पंथ की। दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहाँ है, किससे संबंध है दरिया पंथ का?
नारायणा जयपुर से, रैण नागौर से, धौली बुद्ध अलवर से या नगला भरतपुर से। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा नागौर। जी हाँ, रैण नागौर। साथियों अगर मैं बात करूं आपकी इस दरिया पंथ की, तो दरिया पंथ के जो संस्थापक हैं वो है संत दरियाव जी। जी हाँ, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने ही रैण नामक स्थान पर जो नागौर में स्थित है कौन सा पंथ स्थापित किया था? दरिया पंथ स्थापित किया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कला संस्कृति को लेकर ये प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा। तुर्रे, सरपेच, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तर्रे, सरपेच, दुग्ध धगी का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर प्रश्न को ऐसे समझ लो कि ये 3 शब्दावली आपको दी हुई है, इनका संबंध पूछ रहा है कि ये कहीं से संबंध है इनका। तुर्रे, सरपेच, दुग्ध धगी का प्रयोग होता है पगड़ी में, ओढ़नी में, कटकी में या साड़ियों में। जवाब कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं काफी के, फटाफट करो कमेंट। 1000 कमेंट पहुंचाने हैं आज, कम से कम 1000 कमेंट करने हैं आप लोगों को आज। फटाफट स्पीड करो। कल वाले प्रश्नोत्तरी में और भी जबरदस्त प्रश्न होंगे, और भी महत्वपूर्ण, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अलग से कॉपी बना लो अपनी नोट्स बुक और नाम लिख दो राजस्थान को जाने, राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी सीरीज बाय अभिनव टीम। जी हाँ, और इस कॉपी को जो भी बालक और बालिका राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है अपनी डेस्क बुक में जरूर रूप से इसको रखें। तुर्रे, सरपेज, दुग्धगी का प्रयोग होता है। जी राइट आंसर है यहाँ पर पगड़ी। साथियों ये पगड़ी में लगने वाले चीज़ें हैं, तुर्रा हो गया, सरपेच हो गया या दुग्धगी हो गया। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए पगड़ी। जी हाँ, ये राजस्थान की मैं बहुत सारी पगड़ियाँ लेकर आया हूँ। अच्छा इस पगड़ी का बताओ मुझे, आप लोग जानते हो, देखते भी होंगे। ये पगड़ी कहाँ की पगड़ी है बताओ मुझे? ये मेवाड़ की पगड़ी है। जी हाँ। अच्छा इस पगड़ी का कमेंट करो, ये पगड़ी कहाँ की है? फटाफट कमेंट करो, ये पगड़ी कहाँ की है? ये तो आपने गुलाब चंद कटारिया के सिर पर काफ़ी बार देखी होगी। ये पगड़ी कहाँ की है? कमेंट करो। चलो मैं बात करूँ पगड़ी की अगर, तो साथियों पगड़ी को हमारे राजस्थान की सरजमी पर इज्जत का पर्याय माना जाता है। जी हाँ, इज्जत का पर्याय माना जाता है इस पगड़ी को। पगड़ी शान होती है व्यक्ति की। अगर ध्यान रखना, किसी युद्ध स्थल से अगर पगड़ी घर पर आ रही है, इसका तात्पर्य ये माना जाता है कि जो शासक थे या राजा थे वो क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। पगड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी राजस्थान की संस्कृति में माना जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों का ये प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा भाग पंचायती राज से संबंध रखता है? भाग पूछ रहा है, संविधान के कौन से भाग से? पहले तो मुझे कमेंट करो कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। कमेंट करो फटाफट, संविधान के कुल कितने भाग हैं? अच्छा आपने भाग पढ़ रखे हैं क्या अब तक? जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हैं मैं आपको सोने नहीं दूंगा बिल्कुल। ये जो लॉकडाउन का दिन है ये पूरा दिन आप लोग पढ़ाई करोगे। मैं बताऊंगा आपको डेली कि आपको पढ़ना क्या है। आज मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक काम दिया आपको, होमवर्क दिया मैंने कि सारे पंथ आपको याद करने और मुझे आप लोगों को व्हाट्सएप भी करना है। अगला मैं काम दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या संविधान के भाग याद हो चुके हैं क्या? कितने भाग है, किस भाग में क्या क्या प्रावधान दिया हुआ है? एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो मुझे बताइए कि पंचायती राज का संबंध किस भाग से है? भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10? जल्दी कमेंट करो जवाब। जी हां, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी, भाग 9। साथियों अगर मैं बात करूं आपके भाग 9 की, तो एक तो है भाग 9 और एक और है, कंफ्यूजन मत होना, यहां पर भाग ए कह दो या भाग ए कह दो, ठीक है, या भाग क्या कह दो,
काफ़ी लोगों के मन में क्या भी आ रहा है, बात एक ही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर फिर से एक दिन मैंने पहले भी कहा था वीडियो में ये बात, जो एक बात और कहता हूँ मैं, जो लोगों ने अभी तक 4 सीरीज हमारी हो चुकी है, 4 सीरीज अब तक भी नहीं देखी, वो अभिनव के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को जो नीचे का जो वीडियो प्लेलिस्ट है वहाँ पर प्रश्नोत्तरी सीरीज प्रथम प्रश्नोत्तरी सीरीज द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आप लोगों को मिल जाएगी, पूरी देखिएगा, पूरा उसका एंजॉय उठाइएगा आप लोग। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों भाग 9 की, तो भाग 9 का जो संबंध है ना, वो संबंध तो आप लोगों की किससे है? पंचायती राज से। जी हाँ, पंचायती राज कह दो या पंचायत कह दो, वहां पर पंचायत लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर पूरी चीज लिख रहा हूँ ना। यहाँ पर अगर भाग 9 ए या के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका जो संबंध होगा वो होगा आप लोगों की शहरी निकायों से। जी हाँ, या नगरीय निकाइयाँ, नगरीय निकाय। तो नगरीय निकाय पूछे तो संविधान का भाग 9 ए या क या ए, और अगर पंचायती राज पूछे तो संविधान का भाग 9। अगर साथियों एक बात और पूछी जाती है, पंचायती राज का जो संबंध है वो आप लोगों के संविधान के कौन से संशोधन से है? तो 73वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 73वां। अगर आप लोगों से एक बात और पूछ ली जाती है कि जो आपका पंचायती राज है इसका अनुच्छेद अगर पूछ ले, तो पंचायती राज का जो अनुच्छेदों का संबंध वो है 243 क। जी हाँ, 243 क से निर्णय तक, ध्यान रखना, कैसे निर्णय तक है, कैसे निर्णय तक। मैंने बताया था ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, ग्राम सेवक एग्जाम 2015 वाली में। 243 क मतलब पंचायती राज का अनुच्छेद पूछा गया था, कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, और वहाँ पर क नहीं आया था, वहाँ पर 1 आ गया था, 1 से और शायद 15 आया था। 243 1 से 243 15 तक, या फिर अलग अलग ऑप्शन थे, वहाँ पर 42% को छोड़ के आ गए थे। आप ए कह दो या कह दो या एक कह दो, बात ये कि इसी तरीके से जवाब आप लोगों के देने होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए राजस्थान की पॉलिटिकल सरजमी से है। पंचायत समिति, और इसका जवाब तो आप सभी को देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अमूमन जो अभी मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर बालक और बालिकाएं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। काफ़ी का लक्ष्य RAS बनना है, और इनमें से ही आप लोगों को कुछ ना कुछ हो सकता है पद मिल जाए। तो बताइए मुझे सबसे पहले, पंचायत समिति की संरचना में निम्न में से कौन सा पदाधिकारी सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक ऐसा पदाधिकारी का मैंने नाम दे रखा है जिसका पंचायत समिति, यहाँ पर काफ़ी बार ऑप्शन में प्रश्न में समिति नहीं देता, केवल पंचायत दे देता है वो। पंचायत की संरचना में निम्न में से कौन सा पदाधिकारी सम्मिलित नहीं है? पंचायत का मतलब आपकी पंचायत समिति होता है। जी हाँ, जवाब दीजिए फटाफट। प्रधान, उप प्रधान, तहसीलदार या विकास अधिकारी? फटाफट जवाब दो, देखता हूं कितने जवाब आते हैं इस पर। 50+ जवाब होने चाहिए इस पर। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा यहां पर वो होगा तहसीलदार। साथियों बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि ये प्रश्न कैसा क्या पूछ लिया। समझो इस प्रश्न को, देखो ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि पंचायत समिति की जो संरचना है, संरचना का मतलब होता है किन किन से मिलकर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति में कौन कौन उसका अधिकारी होता है या कौन कौन बैठ सकता है। पंचायत की जो संरचना है उनमें कौन सा पदाधिकारी सम्मिलित नहीं है का मतलब है इनमें से एक ऐसा है जो कि पंचायत समिति की संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है, ये जो उप प्रधान होता है ये पंचायत समिति का उप मुखिया होता है, विकास अधिकारी जो होता है वो पंचायत समिति का प्रशासनिक मुखिया होता है, परंतु जो तहसीलदार होता है इसका संबंध पंचायत से नहीं होता है। तो फिर तहसीलदार का संबंध कहाँ से होता है? तहसीलदार। साथियों ध्यान रखना, पहले तो तहसीलदार की अलग से एग्जाम होती थी राजस्थान तहसील सेवा, परंतु वर्तमान में जो RAS की परीक्षा होती है उस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से ही जो अलाइड सर्विस होती है, एक मेन सर्विस होती है, एक अलाइड सर्विस होती है, तो अलाइड सर्विस में ही राजस्थान तहसील सेवा या को डिवाइड किया गया और तहसीलदार उसमें से ही बना दिए जाते हैं। तो जो तहसीलदार होता है ना, वो तहसीलदार राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। जी हाँ, राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी, ये राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है ना तहसीलदार का, वो कार्य होता है राजस्व का संग्रहण करना। जी हाँ, राजस्व का
संग्रहण, राजस्व का संग्रहण करता है तहसीलदार, और इसका संबंध पंचायत समिति से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा, ये करंट को लेकर प्रश्न है आप लोगों का, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? काफी बच्चे, मैंने कल भी कहा था कोविड कोविड कितने नोट्स बनाओगे कोविड को लेकर, ये फालतू की बकवासबाजी को आप लोग करंट में मत रखो। कोविड में फलाना राज्य ने ये ऐप लॉन्च कर दिया, इसने एक ऐप याद रखना है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, बस उसके अलावा बाकी की चीज़ों को याद मत रखो। कोविड की इतनी मत पढ़ो आप सारा दिन कोविड कोविड। और प्रश्न भी देखो आप लोग जो करंट के डेली आ रहे हैं। हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड, जी हाँ, ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? गूगल ने एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है ये। ब्रेल कीबोर्ड नाम क्या है? मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर गूगल का आभार व्यक्त करता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। गूगल कीबोर्ड आया एक ब्रेल कीबोर्ड, क्या नाम से वो कीबोर्ड आप लोगों को मिलेगा डिवाइस में? टॉक बोर्ड या सॉरी टॉक बैक, बी बोर्ड, लुइस बोर्ड या उक्त में से कोई नहीं? जवाब दो फटाफट। साथ ही यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, बहुत चर्चित है वर्तमान में, ये होगा टॉक बैक। जी हाँ, टॉक बैक। साथियों ये जो टॉक बैक है, पहले तो मैं बात कर लूँ ब्रेल। ब्रेल का मतलब होता है कि वे हमारे समाज के अभिन्न अंग, वे व्यक्ति जो देखने में असमर्थ है। जी हाँ, दृष्टिबाधित जो लोग हैं जो देख नहीं पाते इस प्रकृति के रंग रूप और इस पूरी ईश्वर की परिकल्पना को, उन लोगों को आखिर पता कैसे लगे किस चीज़ का? तो उनको पढ़ने और समझने के लिए एक पद्धति विकसित की गई है जिसको हम लोग ब्रेल पद्धति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पढ़ाई की पद्धति है ब्रेल पद्धति। इसी को आधार मानते हुए गूगल के द्वारा ये किया गया कि यार जो व्यक्ति मोबाइल चला रहे हैं तो उनको देखकर जो लोग बेचारे बिल्कुल जो देख नहीं पाते, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको बुरा लगता होगा, तो वो भी मोबाइल चलाएं। तो उन्होंने इसके लिए एक नया फंक्शन, और जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनमें ये फंक्शन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ध्यान देना आप लोग, आज जाकर एक बार ट्राई करना अपने मोबाइल में, वहाँ पर सेटिंग्स में आप लोगों को ये फंक्शन मिलेगा। वहाँ पर आप लोग ब्रेल कीबोर्ड को जब ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड मोबाइल्स की, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि आप लोग एक ऐसा कीबोर्ड आप लोगों के जो मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। जब भी आपको टेक्स्ट लिखेंगे तो या सर्च करेंगे आप, तो वहाँ पर आप लोग जैसे मान लो किसी भी अक्षर पर आप लोग या किसी भी जो पॉइंट पर आप लोग अंगुली रखेंगे तो वो जवाब आवाज़ के रूप में देगा। जैसे आपने के पर रखा तो के, एल पर रखा तो एल, बी पर रखा तो बी, तो उससे व्यक्ति मतलब अपना कार्य लगभग कर सकता है। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं तो जैसे वो कंप्यूटर चलाना चाह रहा है, तो कंप्यूटर चलाना चाह रहा है तो वहां पर कीबोर्ड भी आया है इसका एक। कीबोर्ड की देखो मैं संरचना बताता हूं आपको कैसा कीबोर्ड आया है, ये देखिए। जी हाँ, अब देखो एच है, एच को इन्होंने क्या किया है, दो बिंदी नीचे रखी है और एक बिंदी इस तरीके से ऊपर रखी है, तो इनको इस तरीके से व्यक्ति देख सकता है कि यार ये क्या है, तो समझ जाएगा कि ये एच है। ठीक है, के को लेकर इन्होंने दो बिंदियां रखी है सीधी, तो इस प्रकार का ये कीबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गूगल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस बैंक द्वारा, बहुत ही बढ़िया कार्य किया गया है, ये भी बहुत सराहनीय प्रयास है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया? आपको पता होगा जब भी आप एटीएम से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर एक निश्चित शुल्क होता है, वो बैंक काटता आपके अकाउंट से। तो साथियों हाल ही में किस बैंक के द्वारा एटीएम लेन देन पर या ट्रांजैक्शन पर जो सेवा शुल्क है उसको बंद कर दिया गया, पैसा नहीं काटा जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो राइट आंसर होगा एसबीआई बैंक। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान जून माह तक ये प्रावधान किया है कि आप कितने भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। साथियों इस प्रावधान को अभी हाल ही में हमारे जो एसबीआई बैंक के नोटिफिकेशन द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 5। पुनः सभी साथियों का इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को देखने के लिए, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।
साथियों, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का आप लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आपकी पढ़ाई में कितनी यूज़फुल साबित हो रही है, मुझे कमेंट जरूर करो ईमानदारी से। आपके कमेंट ही मुझे प्रेरित करेंगे, नहीं तो मैं कल से वापस लग जाऊंगा मेरे कार्य में। ध्यान रखना, मैं अपने संस्थान के कार्य को पिछले 7 दिन से संस्थान के कार्य को नहीं देख पा रहा हूँ। उस कार्य को मैं 2 से 3 घंटे दे पा रहा हूँ, 4 से 5 घंटे आपकी इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को बनाने में लग रहे हैं मेरे। तो मैं अगर आपको प्रतिदिन प्रेरित करता हूं तो आप भी तो मुझे प्रेरित करें। और आप प्रेरित 2 ही तरीके से कर सकते हैं मुझे। एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चारों तरफ फैला डालो, चारों तरफ, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में अगर जिस दिन 10,000 लोग लाइव रहकर अगर प्रश्नोत्तरी देंगे, उस दिन वास्तविकता में आनंद आएगा इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को देने का। और उस दिन ही मुझे आनंद आएगा इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के जो विजेता है उनको घोषित करने का। एक चीज़ मैं बात करूँ प्रश्नोत्तरी सीरीज में, कल जैसे मैंने बताया कमेंट्स बहुत आए थे। उन कमेंट्स में प्रियंका कुमावत है, नंद किशोर है, विष्णु राजपूत है, पूजा शर्मा है, इन सबके प्रयास बहुत सराहनीय थे, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। अच्छा, कमेंट्स के साथ में बहुत सारी जानकारियां भी ये लोगों को दे रहे थे, जो साझा कर पा रहे थे जानकारियां। विष्णु कंवर थी जो हमारी कल की विजेता भी थी, प्रिया भंडारी, धर्मवीर डूडी, निखिल, पूनम, कमलेश कंवर, गणेश मीणा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इनका। गजानंद, मनीष, रमेश कुमावत, अजीत जाट, सतीश शर्मा, प्रमोद, कालूराम, किरण, लखेरा, आरती, राजाराम पोटर जी, हाँ राजाराम पोटर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी भी रहे हुए हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान थे उस दरमियान ये हमारे साथी थे। बहुत बहुत साधुवाद। आप वर्तमान में ये टीचर हैं, वर्तमान में राजकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत है राजाराम जी भी। रमेश चौधरी जो कि हमारे आज के प्रतियोगिता के सीरीज विजेता भी थे। सुमन साकला, सीमा जाजोरिया, मानसी, सीमा भाटी, सोनू प्रजापत, सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात होगी कल एक नई प्रश्नोत्तरी सीरीज के साथ, जो कि प्रश्नोत्तरी सीरीज 6। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार।